हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 11th के अंतर्गत ही पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा मेरे पास यूनिट है। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में कि सार्थक अंक क्या है। हम वैज्ञानिक संकेतन पढ़ चुके थे। सार्थक अंक क्या है, ठीक है। लिखिए कि सार्थक अंक क्या है, ठीक, लिखिए कि सार्थक ठीक अंक क्या है, ठीक है, क्या सार्थक अंक क्या है। यह बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि सार्थक अंक क्या है, ठीक। तो सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक ही कहलाते हैं, ठीक है। सभी जो अर्थपूर्ण अंक होते हैं वह सार्थक अंक कहलाते हैं। आप लोग पढ़े होइएगा कि अर्थपूर्ण अंक किसे हम कहते हैं। सभी अर्थपूर्ण अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अर्थपूर्ण अंक सार्थक, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ दो एक सार्थक अंक है या नहीं है। आप कहिएगा सर बिल्कुल है, 2 एक सार्थक अंक ही तो है, ठीक। अब आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं कि मेजर अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, मापन में निश्चितता। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप गए कहाँ, बाजार, ठीक। या आपको मैं बाजार बात छोड़ो, मैं आपको दिया क्या, एक इस प्रकार का क्या दिया, एक क्लास दिया, ठीक। इसमें मैंने कहा आपको कि इसमें आपको 2 ml पानी भरना है, ठीक। कितना ml, 2 ml भर लिया। और मैं कह रहा हूँ कि इस 2 ml पानी को मैं ले लिया, ठीक। अब इस 2 ml पानी का आपने क्या मान लिया, यह 2 ml एक सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक यह 2 ml पानी बिल्कुल है, ठीक। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल, यह सार्थक अंक तो है भाई 2, सार्थक 2 एक सार्थक अंक है या नहीं है, 2 क्या आधा 1, तो 2 एक सार्थक अंक, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ले लेना है, मैं कह रहा हूँ कि आपको 9.4 kg आपने क्या किया, एक सामान्य तुला से, सामान्य तराजू से आलू तौला, सामान्य तराजू से आलू को तौला। किसे तौला, आलू को मापा, ठीक है, मापा। लेकिन जब विश्लेषिक तुला, कौन, ग्रेजुएटेड बैलेंस, ठीक है, या सॉरी एनालिटिकल बैलेंस, उसको कहते हैं वैश्लेषिक तुला। क्या कहते हैं, वैश्लेषिक तुला। वैश्लेषिक तुला पर हम यह 9.4 kg आलू को चढ़ाए तो 9.448662। भाई इतना क्यों हुआ, क्या आपको मापने में गलती हुई सामान्य तराजू से, या फिर आपका तराजू गलत है, या फिर वैश्लेषिक तुला गलत है। सवाल कितना उठा, 3। क्या आप मापे तो आपका मापने का तरीका गलत हुआ, या फिर आपका तराजू गलत हुआ, या फिर वैश्लेषिक तुला गलत हुआ। क्या हुआ, तुला गलत हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप आप क्या देखे कि आपका अंतिम जो अनिश्चित मान क्या था, 4 था। यहाँ पर 4 के बाद भी बहुत अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो यानी कि आपका ही गलत मान आया। कैसे, आप कहिएगा नो सर मैं पूरा डेफिनेटली माना हूँ, मेरा गलत हो ही नहीं सकता। तो बाबू ये भी वैश्लेषिक तुला है, यह लैब में उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी में उपयोग किया जाता है। किसको, वेट को मापने के लिए, ठीक, भार को मापने के लिए वैश्लेषिक तुला, द्रव्यमान को मापने के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो यह भी क्या है, 9.4 kg। आप कहिएगा नो सर 9.4 kg भी तो है द्रव्यमान, सॉरी देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या 9.4 kg आपने सामान्य तराजू से द्रव्यमान आलू को मापा, ठीक है। लेकिन वैश्लेषिक तुला से जब द्रव्यमान को मापा तो 9.44486 आया।
तो इसका माने मतलब हो गया कि यह जो अनिश्चित मान यह 4 है, यानी कि यह क्या है, मोर एक्यूरेसी नहीं है। यह क्या है, हमने लगभग में मान लिया, लगभग अप्रॉक्स 9.4 kg होगा, लेकिन यह जो है वैश्लेषिक तुला यह प्योर मान देता है, क्या देता है, शुद्ध मान देता है। यानी कि क्या हुआ, कहने का मतलब हो गया कि हमने जो सामान्य तराजू से मापन की उसमें क्या थी, खामियां थी। उसी को दूर करने के लिए हमने वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया। वैश्लेषिक तुला में इतना केजी आया, सामान्य तराजू में 9.44 kg आया। तो यही आता वैश्लेषिक तुला। हम पढ़ाए होंगे कि द्रव्य प्रयोगशाला में किसी वस्तु के द्रव्यमान को वैश्लेषिक तुला से मापा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस। और सामान्य तराजू तो हम लोगों के पास रहता, यानी कि 4 एक क्या है, अनिश्चित अंक है, लेकिन 9 निश्चित है। 9 उसमें भी निश्चित है, या नहीं मैं कह रहा हूँ 9 निश्चित है, लेकिन यह क्या है, इसमें डेफिनिट माना है आपका, डेफिनिट। यानी कि किसी भी वस्तु को मापने में कुछ न कुछ अनिश्चितताएं रहती ही हैं, रहती है कि नहीं। या अनिश्चितता व्यक्ति के द्वारा मापे जाने के कारण हो, या अनिश्चितता और तराजू में हो, ठीक है, लेकिन अनिश्चितता कुछ न कुछ जरूर होती, ठीक है। लेकिन यह अनिश्चितता को दूर करने के लिए, अनिश्चितता को क्या दूर भी तो किया जा सकता है, कि नहीं। तो इस अनिश्चितता को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो दूर करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मोर एक्यूरेसी आया। यानी कि मोर एक्यूरेसी मीन्स आ जाता है यथार्थ एक्यूरेसी। देखिए आज यथार्थ इसको कहते हैं, यथार्थ, ठीक है। क्या कहते हैं, यथार्थ उसको कहते हैं, मोर एक्यूरेसी अर्थात यथार्थ, ठीक है। यथार्थ मोर एक्यूरेसी और प्रेसिडेंसी मीन्स शुद्ध। यानी कि जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा उतना ज्यादा शुद्ध होगा। यह शुद्ध है कि नहीं है, यहाँ पे इसको मिटाइए, यह शुद्ध है कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यह 9.442 kg, इसके तुलना में 9.4 kg के तुलना में यह शुद्ध है या नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जल्द से कमेंट में जवाब दीजिए। तो आप कहिएगा बिल्कुल शुद्ध है। क्यों, क्योंकि इसने पॉइंटली मान को भी तोड़कर क्या किया, मेरे सामने प्रोजेक्ट किया, लेकिन यह नहीं तोड़ पाया, इसीलिए यह शुद्ध दिया, शुद्ध मान दिया। तो जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा यथार्थ होगा। यानी कि अत्यधिक शुद्धता अत्यधिक यथार्थता को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उतना आपको याद हो गया तो आप उस सब्जेक्ट के मास्टर माइंड हो जाओगे। हम लोग 10th में भी थे या न थे, जिस सब्जेक्ट में हमने पढ़ा मैं उसका आज भी कहता हूँ, ठीक कहते हैं कि ना हम लोग कि सर मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ 10th का, सर मैं मैथ फिजिक्स का पढ़ा सकता हूँ 10th का, सर मैं बायो पढ़ा सकता हूँ 10th का, सर मैं हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ 10th। आखिर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट पर वर्क किया है भाई। तो वर्क कभी भी खाली नहीं जाता, वर्क करने के परिणाम स्वरूप ना आप कह रहे हो कि सर मैं इतिहास पढ़ा सकता हूँ, सर मैं जियोग्राफी पढ़ा सकता हूँ, सर मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, सर मैं मैथ। क्यों, क्योंकि मैं वर्क इतना कर लिया हूँ कि वह सब्जेक्ट मेरे कमाल में है। और जिस सब्जेक्ट पर हमने वर्क नहीं किया, इंग्लिश हम लोग भागते हैं 10वां में। क्यों भागते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमने वर्क ही नहीं किया भाई। अगर वर्क करते तो आज इंग्लिश से भागते नहीं, ठीक। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा यथार्थ होगा उतना ज्यादा शुद्ध मान होगा। आप ही लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा मैथ को बनाते हो। क्यों करती हूँ प्रैक्टिस, यानी कि जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा शुद्ध मान हमारे पास आएंगे। उसीलिए यह कर रहे हैं कि जितना ज्यादा शुद्ध होगा, यानी कि अत्यधिक यथार्थता अत्यधिक शुद्धता को दर्शाता है, ठीक है। अधिक शुद्धता अधिक शुद्धता अधिक यथार्थता को दर्शाता यानी कि जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यथार्थ भी होगा। क्या होगा, यथार्थ भी होगा। कितना होगा, यथार्थ भी होगा। यथार्थ में होता है एक्यूरेसी, ACCURACY,
एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। तो समझ गए, यानी कि 9.44862 इज द मोर एक्यूरेट देन 9.4 kg, यानी कि 9.4482 kg अत्यधिक साधता है 9.4 kg से, यानी कि अत्यधिक शुद्ध है कि नहीं है। तो यही मेरा कहने का अर्थ होता है कि जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा यथार्थ होंगे, यानी कि किसी भी वस्तु को मापने में कुछ न कुछ अनिश्चितताएं रहती ही हैं, या तो तुलना के कारण हो, तराजू के कारण हो, या तो मापने की विधि के द्वारा हो, या फिर व्यक्ति के मिस्टेक के कारण हो, कुछ न कुछ उसमें अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए निश्चित मान को आगे लिखा जाता है तथा निश्चित मान को पीछे लिखा जाता है। अब मैंने 9.4 kg दिया, तो निश्चित मान 9 है और 4 क्या है? अनिश्चित मान है। यानी कि अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए निश्चित मान को आगे लिखा जाता है और अनिश्चित मान को पीछे लिखा जाता है। देखिए 9 तो भाई निश्चित होगा, कभी भी 9 नहीं बदल सकता, हाँ, लेकिन यही 4 बदल सकता है। यह 4 4 4 8 6 2 आया, यानी कि मेरा कहने का अर्थ हुआ कि अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए निश्चित मान को पहले, 9 एक निश्चित मान है, निश्चित मान को पहले लिखा जाता है और अनिश्चित मान को बाद में। 4 एक क्या है? अनिश्चित मान है। यहाँ तक आप लोग पूरा समझ गए। अब पढ़िए कि साइंटिफिक अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लोग समझ गए एक्यूरेसी क्या है और यथार्थता। यथार्थ जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा और यथार्थता होगा। ठीक है, ठीक है। अब लिखिए सबसे पहले कि सार्थक अंक क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए सार्थक अंक क्या है। लिखिए आंसर, सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक कहलाती है। लिखिए सभी अर्थपूर्ण अंक, अर्थपूर्ण अंक, पूर्ण अंक सार्थक अंक कहलाती है। ठीक है, सार्थक अंक कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। सार्थक अंक एक अर्थपूर्ण अंक है। ठीक है, यह भी लिखिए, सार्थक अंक एक अर्थपूर्ण अंक है। सार्थक अंक एक अर्थपूर्ण अंक है। ठीक है, अर्थपूर्ण अंक है जिसका निश्चित मान होता है, जिसका जो निश्चित रूप से ज्ञात होता है। ठीक है, चीजें लिखिए, जो निश्चित रूप से ज्ञात होता है। ठीक है, जो निश्चित रूप से ज्ञात होता है, निश्चित रूप से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, जो ज्ञात होता है। सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक एक अर्थपूर्ण अंक है जो निश्चित रूप से ज्ञात होती है, जो निश्चित रूप से ज्ञात होती है, होता नहीं है, होती है। ठीक है, ज्ञात होती है, जो निश्चित रूप से क्या होती है? ज्ञात होती है। ठीक है, ज्ञात होती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ठीक है, ज्ञात होती है। अब लिखिए अनिश्चितता को, अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित मान को लिखा जाता है, पहले निश्चित मान को लिखा जाता है। ठीक है, मान को लिखा जाता है, लिखा जाता है एवं बाद में अनिश्चित मान को लिखा जाता है, एवं बाद में अनिश्चित मान को लिखा जाता है, बाद में अनिश्चित मान को लिखा जाता है।
मान को लिखा जाता है। ठीक है, बाद में निश्चित मान को लिखा जाता है। ठीक है, बाद में क्या, देखो अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित मान को लिखा जाता है एवं बाद में अनिश्चित मान को लिखा जाता। आप कहिएगा कि सर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, तो मैं कह रहा हूं अभी ही हमने पढ़ाया कि 9.4 के पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो 9 क्या है भाई, तो 9 एक निश्चित मान है। क्या है, निश्चित मान है, निश्चित है। लेकिन यह 4 क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। यह 4 के बाद भी कुछ हो सकता है। तो यानी कि वही का अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित मान, यानी कि 9 तो निश्चित है, तब पहले निश्चित मान को लिखा एवं बाद में निश्चित मान को लिखा जाता है। 4 एक अनिश्चित मान अभी आया था, 4 2 2 आया था कि नहीं, तो 4 एक क्या अनिश्चित मान है। तो एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, लिखिए जैसे, ठीक है, जैसे लिखिए, लिखिए किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार नहीं, द्रव्यमान लिखिए, द्रव्यमान 4 ठीक है सॉरी यहाँ पे लिखिए 11.2 kg है। ठीक है, यहाँ ठीक है 11 एक निश्चित मान है। ठीक है, 11 एक निश्चित मान है, निश्चित क्या है, मान है। 11 है कि नहीं निश्चित, एवं 2 एक अनिश्चित मान है। 2 क्या है, तो 2 एक अनिश्चित मान है, अनिश्चित मान। 2 क्या है, तो 2 एक अनिश्चित मान है। तो यहाँ पे आपको समझ गया, यह अनिश्चित मान प्लस या माइनस। ठीक है, और अंतिम अंक में प्लस या माइनस की अनिश्चितता होगी, होगी कि नहीं होगी। और अंतिम अंक में, अंतिम अंक में प्लस या माइनस की अनिश्चितता होगी, प्लस या -1 की अनिश्चितता होगी, चित्तता होगी। ठीक है, और अंतिम अंक में, ठीक यहाँ पे लिख देते, जगह भी है, और अंतिम अंक में +-1 की अनिश्चितता होगी, ठीक है, अनिश्चितता होगी। ठीक है, होगी, अनिश्चितता होगी। क्या कह रहा, सभी सब पहले समझिए, सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक कहलाती है। अर्थपूर्ण अंक 50 एक अर्थपूर्ण है कि नहीं है, लेकिन 49 क्या एक अर्थपूर्ण है, तो नहीं है बाबू, है तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आपने मारा 49 पर, आउट होकर चला गया, क्या आपको बोल देता है कि मेरा दोस्त 50 रन मारा, नहीं बोलता है, कहता 49 ही रन मारा है, 50 नहीं मारा है भाई। आप कहिएगा ओह 1 रन और मार देते ना तो अर्धशतक हो। लेकिन चाह तो है सबका, लेकिन सार्थक तो आप नहीं ना बन पाए, आप अभी भी असार्थक ही हो। लेकिन सार्थक बनने के लिए आपको आधा आनी चाहिए या फिर 1 आनी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको बीच में नहीं अटकनी चाहिए। आपको 49 से आप सार्थक नहीं हो। तो वही कहता है सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक कहलाती है। जितने भी अर्थपूर्ण अंक जिनका अर्थ निकल सके वह सब क्या है, सार्थक अंक है। सार्थक अंक एक अर्थपूर्ण अंक है जो निश्चित रूप से ज्ञात होती है, जो हमें प्राप्त होती है, हमें मालूम होती है कि यह एक सार्थक अंक है। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित मान को लिखा जाता है एवं बाद में निश्चित मान को लिखा जाता है। ठीक है, आपने कितना मारा, 49 रन मारा, तो क्या 49 एक निश्चित है। लेकिन जब आप कहोगे नहीं हमने 49 दशमलव कुछ रन मारा,
रन तो कुछ में नहीं आता, पॉइंट में स्ट्राइक रेट से आ सकता है, आपका रेट से आ सकता है कि आपने कितना गेंद लिया, कितना रन मारा, उससे आप निकाल सकते हो। तो आपका क्या होगा, अनिश्चितता। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित मान को लिखा जाता है एवं बाद में अनिश्चित मान को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 11.2 kg है, यहाँ 11 एक निश्चित मान है भाई, एवं 2 क्या है, अनिश्चित मान है, और अंतिम अंक में प्लस या माइनस की निश्चितता होगी। देखिए हम लोग जब क्या करते हैं, जब देखते हुएगा बुजुर्ग व्यक्ति हिसाब करते हैं ना मैथमेटिक का, तो उनको अगर 1194 रुपया अगर आ गया ना, तो वो कहेंगे 1200 रुपया हो गया। कहेंगे कैसे, 6 रुपया का कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्लस या माइनस की निश्चितता होगी यार। 1-2 रुपया इधर उधर हम लोग बनिया थोड़ी ना ऐसा 1-2 रुपया जानेंगे, यही कहते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो उस परिवेश से भाई, वो क्या चाहते हैं, मुझे सार्थक चाहिए। जैसे कि 1198 रुपया हो गया, तो क्या कहते हैं हम लोग, गांव में के व्यक्ति, हम लोग गांव ही है भाई, मैं हंसता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम लोग क्या कहते हैं। तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी क्या कहते हैं, यार 1200 रुपया हो गया, चल छोड़ हटा, 1200 रुपया उसको देना है। लेकिन ये नहीं कहेंगे 1198 देना, 12। क्यों? क्योंकि उसमें प्लस या माइनस की निश्चितता होगी, यही ना कहोगी, या 1 रुपया ज्यादा होगा, 1 रुपया कम होगा, चल 1200 रुपया दे दे, चल निकलेगा से, यही ना कहते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 11.2 kg है, तो यहाँ 11 एक निश्चित मान है और 2 एक अनिश्चित मान है। यहाँ अंतिम अंक में प्लस या माइनस की निश्चितता होगी भाई। अगर 1198 है तो चल 1199 होगा, चाहे 2000 होगा, चाहे 1190 होगा, और उससे कम होगा तो नहीं होगा। तो यानी कि वही कह रहा है अंतिम अंक में प्लस या माइनस की निश्चितता होगी। तो सार्थक अंक आप बिल्कुल तरह समझ गया। अब इसका नियम क्या है, सबसे पहले वह नियम देखते हैं। 8 नियम है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से अपना काम करने चले जाएंगे, ठीक है। आप लिखिए सबसे पहले, इतना तो आप लिख लिए हुईगा। सबसे पहले लिखिए आप सार्थक अंक के नियम, ठीक है। अब लिखिए सार्थक अंक के नियम, ठीक है। अब लिखिए सार्थक अंक के नियम, लिखिए पहला लिखिए, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। सभी, ठीक है, गैर शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। गैर शून्य अंक सार्थक अंक होंगे, ठीक है, सार्थक अंक होते हैं, होंगे नहीं, होते, यानी कि सभी गैर शून्य अंक, 0 के अलावा जो भी अंक है वो सब सार्थक अंक होंगे, ठीक है। 0 के अलावा जो भी अंक है वो सब, 0 के अलावा कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है भाई। तो ये सब क्या है, सार्थक अंक है। उदाहरण देखिए क्या है, उदाहरण 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक है, डिजिट, 1 2 3 4, 4 गो अंक है, तो 4 गो, 5 7 9 2 1, इसमें कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो अंक है। अगर इसमें देता 62 94 84, इसमें कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक है, 6 अंक है, ठीक है। 97 64 76 75, इसमें कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि कहने का मतलब समझ गए कि सभी गैर शून्य अंक, 0 के अलावा जो भी शून्य अंक, गैर मीन्स के अलावा और शून्य अंक, यानी कि 0 के अलावा जो भी अंक होंगे वो सब सार्थक अंक ही तो होते हैं। यह सब क्या है, सार्थक अंक ही। इसमें 0 है तो नहीं, यह सब क्या है, सार्थक अंक है। क्या है, सार्थक अंक है। दूसरा नियम लिखिए, दूसरा नियम लिखिए, यदि शून्य, ठीक है,
गैर शून्य अंक के, ठीक है, गैर शून्य अंक के पहले उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है, सार्थक अंक नहीं होते हैं, नहीं होते। क्या कह रहा है, यदि शून्य गैर शून्य के पहले, गैर शून्य अंक छूट गया, ठीक है, गैर शून्य अंक के पहले होनी चाहिए, अंक के पहले, ठीक है, हो तो यदि शून्य गैर शून्य अंक के पहले हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के पहले उपस्थित आ जाए, पहले आ जाए, तो क्या होगा, शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल दीजिए, तो थोड़ा हमें जगह की कमी है इसलिए एग्जाम्पल यहाँ दे दिए। यहाँ पे 0 7 8 9 6। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने सार्थक अंक है। आप कहिएगा 1 2 3 4 गो डिजिट है। आप कहिएगा सर 0 काहे नहीं होगा, ये पहले बताइए। क्योंकि मेरा नियम कहता है यदि 0 यदि शून्य गैर शून्य अंक के पहले है तो 7 से पहले 0 है या नहीं है, तो आप कहिएगा है, तो क्या यह 0 होगा सार्थक अंक। आप कहिएगा नो सर, नियम मेरा कह रहा है यदि शून्य गैर शून्य अंक के पहले हो, गैर शून्य अंक के क्या हो, पहले हो, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें 4 0.08765, इसमें कितने 8 से पहले 0 क्या होंगे, और ये शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। इसमें लिख लीजिए, ये शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, ठीक है, दशमलव की स्थिति को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। क्या करते हैं, तो बताते हैं, व्यक्त करते हैं या बताते हैं। और यह देखिए, यह क्या होगा, सार्थक अंक या 0 होगा, तो कहिएगा नहीं, काहे कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के पहले स्थित हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसीलिए सार्थक अंक 1 2 3 4 गो अंक है, तो कितना आ जाएगा, 4 सार्थक अंक हो जाएगा, ठीक। 0.002828163 कितना सार्थक अंक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 गो। आप कहेगा सर ये क्या लगिन होगा, क्योंकि मेरा नियम है कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के पहले हो, ठीक है, पहले है कि नहीं है, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, यह जो शून्य है केवल दशमलव की स्थिति को बता रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ तक हो गया। 0.83926832 इसमें कितना 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें सार्थक अंक 9 है। आप मजाक मत कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में मन लगाइए। तो यह दोनों नियम आपको समझ में आ गया होगा। पहला का सभी गैर शून्य अंक 0 के अलावा जितने भी अंक है वो सब सार्थक अंक है। 1 2 3 4 0 के अलावा इसमें 4 गो अंक है, इसमें 5 गो अंक है। दूसरा करा यदि शून्य गैर शून्य अंक के पहले हो, यानी कि आ जाए, शून्य गैर शून्य अंक के पहले आया है कि ना आया है, पहले आ जाए या पहले हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। ये शून्य केवल दशमलव की स्थिति को क्या करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ तक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें अंक को गिन लीजिएगा कि कितना अंक है, 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 9 गो अंक है इसमें, तो 9 गो सार्थक इसका सिग्निफिकेंट फिगर 9 हो गया, ठीक है। अब तीसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।
अब मेरे पास मात्र बाकी है 6 नियम। 8 गो नियम है तो 6 गो नियम और बाकी है। ठीक, लिख लिए होइएगा। ठीक, तीसरा लिखिए, यदि शून्य टॉपिक तो वही है। ठीक है, लिखिए, यदि शून्य, लिखिए, यदि शून्य, तीसरा, यदि शून्य, ठीक है, शून्य दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो, दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, ठीक, बीच स्थित हो, स्थित हो, ठीक है, हो, तो शून्य सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए कि यदि शून्य दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो, ठीक है, यानी कि जीरो के अलावा अंक के बीच अगर शून्य उपस्थित है, जीरो उपस्थित है, तो वह शून्य भी सार्थक अंक होंगे। आप कहेगा ना सर उदाहरण दीजिए, हमको इससे ना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण, जैसे कि 2208, यह 2 भी है, क्या है? गैर शून्य अंक है कि नहीं है? शून्य के अलावा है। अब मैं कह दिया हूँ कि गैर शून्य अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है भाई, गैर शून्य अंक है या नहीं है? तो इसी में से गैर शून्य अंक है। ठीक, तो यही कह रहा है कि यदि शून्य दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो तो शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें 2 है, यह भी क्या है? गैर शून्य अंक है। क्या है? गैर शून्य अंक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि 208 में सार्थक अंक कितने होंगे? तो 2 गो तो पहले से डिजिट है। पहला नियम के अनुसार कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक है, तो पहला नियम के अनुसार यह दोनों तो सार्थक हो गया, और दूसरा नियम के अनुसार यह 0 दो सार्थक अंक, दो गैर शून्य अंक के बीच यदि 0 उपस्थित हो तो वह 0 भी सार्थक अंक होंगे। यानी कि 1 गो अंक, 2 गो अंक, 3 गो अंक, तो सार्थक अंक कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ गया? ठीक, अब एक बार और समझिए कि कह रहा है कि यदि शून्य दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो, दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो तो शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो यह 2 भी गैर शून्य अंक है, 8 भी क्या है? गैर शून्य अंक है। तो गैर गैर शून्य के बीच क्या होगा? 0 है, तो वह 0 क्या होगा? सार्थक अंक होगा। जैसे कि कोई प्रवचन हो रहा है, उसमें 2 साधु के बीच एक चोर बैठ गया, चोर, तो वह चोर भी क्या होगा? उस समय साधु ही गिनती होगा, न कि चोर गिनती होगा। क्या होगा? चोर। इसीलिए 0 चोर है, लेकिन 2 साधु के बीच आ गया तो सब कहा इसको चल मान ले, अभी साधु है, मान लिया, डेफिनेटली है, यह क्या है? साधु हो गया। तो 208 में कोई पूछेगा सार्थक अंक कितना है? 3 है। चलिए अगला कह दे कि 2008 में कितना है? तो यह भी क्या होगा? 2 गैर शून्य अंक के बीच जितने भी 0 उपस्थित हो वो सब क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.0888, इसमें कितना सार्थक अंक होंगे? यानी पहला नियम के अनुसार यदि 0 गैर शून्य अंक के पहले उपस्थित हो तो 0 तो नहीं होंगे सार्थक अंक, इसको हटा दीजिए। सबसे पहले नियम क्या पढ़िएगा, तब उसको काट दीजिएगा और उसको झाँप दीजिएगा, ऐसे झाँप दे। अब बचा कितना? 8008। दूसरा नियम में कहा कि यदि 0 गैर शून्य अंक के बीच स्थित तो है कि नहीं है? बीच गैर शून्य अंक यह भी है, यह भी है, तो वह 0 भी सार्थक अंक होंगे। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यह 4 गो होगा। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया होगा समझ में पूरी तरह। ठीक है, क्या कह रहा कि 0.0, तो अब देखिए पहला नियम में क्या कहा? यदि 0 गैर शून्य अंक के पहले स्थित हो तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, अर्थात सार्थक अंक नहीं। इसको मैंने घेर दिया, कहा।
अब कह रहा है कि यदि जीरो दो गैर शून्य अंक के बीच, यह भी गैर शून्य अंक, यह भी गैर शून्य अंक, तो इसके बीच में क्या है जीरो, तो यह जीरो सार्थक अंक अर्थात 1 2 3 4 चार वो अंक इसमें उपस्थित हो गया। ठीक है, होगा कि नहीं उपस्थित हो गया, तो 8008 इन कह रहा 8008 0.0 पॉइंट इसमें कितना है 4 है। 2005 कितना है, तो 1 2 3 4 4 गो है। 5005 कितना है 4 गो है। 8008 कितना अंक है 4 गो है। ठीक है, और दे रहे एग्जाम्पल। ठीक है, 0.4250 ठीक है 8098 कितना सार्थक अंक है पहले बताओ बाबू, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 गो। यह जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहला नियम ने कहा कि यदि जीरो गैर शून्य अंक के पहले स्थित हो तो वह जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे, वह जीरो केवल दशमलव की स्थिति को क्या करता है बताता है। तो इसमें 8 सार्थक अंक हो गए। कितना हो गया 8 सार्थक अंक हो गया। ठीक है, और कह रहा है एग्जाम्पल में देखिए, और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है सबसे पहले देखिए 0.25 इसमें कितना सार्थक अंक है। सॉरी रुको, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 2.005 कह रहा है कि अब 25 यह तो लिखे थे अभी कि 96,809 ठीक है 96,809 पॉइंट, इसमें कितना सार्थक अंक है, तो 2 2 4 2 6 1 7 इसमें 7 सार्थक अंक। ठीक, यहाँ तक तो समझ गया कि यदि शून्य दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो, तो दो गैर शून्य अंक एगो यह है, एगो यह है, एगो 8 है और एगो क्या है 4 है। तो यही कहना है यदि शून्य दो गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो तो वह शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ा रहे हैं तीसरा रूल। ठीक है, अब हम तीसरा रूल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तीसरा रूल आप पढ़िए। ठीक, तीसरा रूल, सॉरी तीसरा तो पढ़ लिए, चौथा रूल पढ़िए। अब चौथा रूल अब हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए, यदि ठीक है शून्य, ठीक है यदि शून्य गैर शून्य अंक के गैर शून्य अंक के दाईं ओर बिना दशमलव के उपस्थित हो, बिना दशमलव के उपस्थित हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते। क्या कह रहा है, यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर राइट साइड में ठीक है बिना दशमलव के उपस्थित हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। आप कहेगा सर उदाहरण हमको सबसे पहले पेश किया जाए। क्या है, उदाहरण हमको पेश किया जाए। मैं कर रहा हूं पेश। ठीक है, मैं कर रहा हूं आपके प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण, जिसे कि 5430 कितना सिग्निफिकेंट फिगर। आप कहिएगा सर जी ये 5,43,000 है और में तक क गो है
दू गो 3 गो 5 गो है या 6 गो में सिग्निफिकेंट पेयर नहीं। मेरा नियम के अनुसार मुझे गणित नहीं पढ़ना, साइंस का नियम लगाना है। क्या करा, यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर बिना दशमलव के उपस्थित हो, कोई दशमलव है यहाँ पे देखिए था, बिना दशमलव के उपस्थित हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं। तो यह शून्य क्या होगा, सार्थक अंक होगा नहीं होगा, इसलिए सार्थक अंक मात्र 3 होगा। ठीक है, सार्थक अंक कितना होगा, मात्र और मात्र 3 होगा सार्थक अंक, यही 3 होगा। कहिएगा कैसे, क्योंकि मेरा नियम है कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर बिना दशमलव के उपस्थित हो, बिना दशमलव के उपस्थित हो, ठीक है, बिना दशमलव के उपस्थित हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो बिना दशमलव के है तो क्या होगा, यह सार्थक अंक नहीं होगा, इसीलिए इसमें 3 आ गया। 4 3 5 0 अगर दे देगा 0.00, ठीक है, 4 3 5 0 8 00। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितना सार्थक अंक है। ठीक, देखो पहले तो यह तो सबसे पहले ना होगा, पहला नियम के अनुसार यदि 0 के से गैर शून्य अंक के पहले स्थित हो तो वह 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। बिचला होगा, यह होगा क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा तीसरा रूल में कि यदि 0 गैर शून्य अंक के बीच स्थित हो तो वह 0 होगा, लेकिन यह 0 नहीं होगा। फिर क्यों, क्योंकि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर बिना दशमलव के हो, क्या हो, बिना दशमलव के हो तो वह 0 क्या होगा, सार्थक अंक, तो वह 0 क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, तो वह 0 क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। इससे हटा दीजिए, ठीक, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए 5, अब देखिए 46,500, इसमें क्या होंगे, कितना सार्थक अंक होंगे, मात्र 3, यह 0 भी नहीं होंगे। ठीक, यह 0 क्यों, क्योंकि हमने पहले नियम में पढ़ा कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर बिना दशमलव के उपस्थित हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल लीजिए, मैं एग्जाम्पल में कमी नहीं करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं कमी कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो भाई मेरा हथियार है। ठीक है, एग्जाम्पल ही क्या है, मेरा हथियार है। ठीक, मैं दे रहा हूँ 100, 100 में कितने सार्थक अंक कहिएगा, 1। कैसे, क्योंकि यह 0 नहीं होगा, क्योंकि बिना दशमलव के उपस्थित है। ठीक है, बिना दशमलव के यह उपस्थित है। 1450 कितना सार्थक अंक है, मात्र 3। क्यों, क्योंकि यह 0 नहीं होगा, क्योंकि बिना दशमलव के उपस्थित है भाई। ठीक है, बिना दशमलव के यह उपस्थित है। ठीक, अब देखिए 5500, इसमें कितना होगा, तो 1 2 3 4 1 होगा, यह नहीं होगा। यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं और बिना दशमलव के उपस्थित हो तो वह शून्य सार्थक अंक नहीं। यह होगा क्योंकि रूल 3 में हमने पढ़ा कि यदि शून्य 2 सार्थक अंक के बीच स्थित हो तो वह शून्य सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ तक क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि किस में सार्थक अंक ना होंगे और किस में होंगे। ठीक है, चौथा हो गया। आप इसके बाद लिखेंगे 5वां रूल। ठीक है, लिख लिए होइएगा। ठीक है, अब लिखिए 5वां रूल। मात्र अब 10 से 15 मिनट का क्लास बचा है। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो अब 5वां नियम हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए 5वां नियम क्या कहता है। यदि शून्य क्या है, शून्य गैर शून्य, ठीक है, गैर शून्य अंक के दाई ओर, ठीक है, दाई ओर दशमलव के साथ हो, दशमलव के साथ हो, दशमलव के साथ हो तो शून्य सार्थक अंक होंगे, तो शून्य सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, तो शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए समझिए क्या कह रहा है कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर दशमलव के साथ हो तब क्या होता है, तो शून्य
सार्थक अंक होते हैं। आप कहिएगा ना सर पहले हमको एग्जाम्पल बता दीजिए तब हम क्या होंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण। देखिए 5.0 इसमें दूगो है, कहिएगा कैसे, क्योंकि दशमलव के साथ जब ये जीरो उपस्थित हो गैर शून्य संख्या के दाईं ओर तो वह जीरो भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। इससे पहले हम पढ़ते थे रूल नंबर किसमें, 4 में, कि अगर 5 सीधे जीरो रहे तो इसमें 1 होगा कि ना। पढ़ाए थे 100 में कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 1.00 लगा दीजिए तो इसमें 3 हो गया। कहिए कैसे, क्योंकि नियम कह रहा है कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर दशमलव के साथ उपस्थित हो तो शून्य भी सार्थक अंक होंगे। रूल 4 में पढ़ते थे अगर शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर बिना दशमलव के साथ हो तो क्या होगा, बिना दशमलव के साथ है तो शून्य सार्थक अंक नहीं होता था रूल 4 में, लेकिन रूल 5 में होगा क्योंकि दशमलव के साथ उपस्थित है। 1.00 इसमें लिखिए 3, 100 पॉइंट में सीधे लिखिए 3, ठीक है, 100.0 में लिखिए 4, ठीक है, यही सब है। ठीक, यह सब है, कितना है, सब में 4 गो, क्योंकि 2 गो 3 गो यहाँ 1 गो यहाँ, 4 गो सार्थक अंक कितना है, 4 गो है। अब लिखे 0.200 इसमें लिखे कितना, 3 गो सार्थक अंक है। क्यों, क्योंकि यदि शून्य दशमलव के दाईं ओर, ठीक है, दशमलव के दाईं ओर, यदि शून्य दशमलव के दाईं ओर दशमलव यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर दशमलव के साथ उपस्थित हो तो शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। 200.808 और फिर यहाँ पे लिखिए 200.80800, इसमें कितना सार्थक अंक हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 9 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा, यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर दशमलव के साथ हो तो वह शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का मेरे पास एक क्या क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का मेरे पास एक क्या क्वेश्चन है कि 500.00 इसमें कितना आ जाएगा, तब 5 गो सार्थक अंक, कितना आ जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर दशमलव के साथ हो, दशमलव है और दाईं ओर है कि नहीं है, तो दशमलव के साथ हो तो 0 भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ तक बिल्कुल हम लोग संतुष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ तक संतुष्ट हो गया, यहाँ तक सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब मात्र 3 गो नियम है, कितना नियम है, 3 गो नियम है, उसको भी हम क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं, फिर हम लोग आसानी से अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक, लिख लिए हुएगा, ठीक है। अगला नियम क्या कहता है, छठा, ठीक है, लिखिए यदि शून्य, ठीक लिखिए यदि शून्य, छठा में यदि शून्य, ठीक है, दशमलव के दाईं ओर, सॉरी, यदि शून्य गैर शून्य संख्या के गैर शून्य अंक के गैर शून्य संख्या लिख लीजिए, दाईं ओर उपस्थित हो या बिना दशमलव के उपस्थित हो, ठीक है, दशमलव हो या ना हो, ठीक है, दशमलव होगा तब पर भी होगा, उपस्थित हो और उसके साथ मापन की इकाई लगी हो, उसके साथ मापन की इकाई भी उपस्थित हो, ठीक है, तो शून्य सार्थक अंक होंगे, ठीक है, तो शून्य सार्थक अंक होंगे,
सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या कह रहा है कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर उपस्थित हो, गैर शून्य अंक के दाईं ओर यदि शून्य उपस्थित हो और उसके साथ मापन की इकाई द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट्स, अर्थात मापन की इकाई भी उपस्थित हो, तो शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, उदाहरण एक हिंदी में कहते हैं, बार बार भूल जाते रहते। ठीक है, 1000 ml, तो अगर सीधा 1000 लिखते तो इसमें सार्थक अंक एगो, क्यों, क्योंकि रूल 4 पर सीधा जाते, क्योंकि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर बिना दशमलव के उपस्थित हो तो वह शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। रूल 4 में पढ़े थे तो इसमें कितना होता, मात्र एगो। रूल 5 में जाते तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगा देते तो इसमें 4 गो हो जाता कि ना। रूल 5 कहता है कि यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर दशमलव के साथ हो तो क्या होगा, वह शून्य भी सार्थक अंक हो। लेकिन रूल 5 कहता है, चल मैं तेरे दिनों का बात नहीं मानूंगा, मैं अपना बात मानूंगा। रूल 6 कहता है कि यदि शून्य दशमलव के दाईं ओर उपस्थित हो और उसके साथ मापन की इकाई लगी हो तो शून्य सार्थक अंक होंगे, चाहे दशमलव हो चाहे ना हो, सभी होंगे। चाहे 1.00875 kg, इसमें कितना आ जाएगा बताओ, तो इसमें हो जाएगा 3 गो और 3 गो 6 गो, कितना 6 गो। क्यों, क्योंकि मापन की भाई इकाई हम डेफिनिट ना है कि इतना केजी है भाई, इतना केजी है। ठीक है, इतना केजी है। ठीक है, इतना केजी है, इसमें कितना 4 है, ये लीटर में है, यह केजी में मास है, और उसके बाद 1.0085400 मीटर का रहा है, इतना मीटर है। तो इसमें क्या हुआ, 4 गो यह हो गया, 2 6 गो 3 गो, 4 2 6 4 10 गो में अंक हो गया सार्थक अंक। कैसे, तो 4 2 6 4 10, यानी कि कह रहा है यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर, गैर शून्य अंक संख्या के दाईं ओर, ठीक है, गैर शून्य अंक होगा, संख्या या अंक के दाईं ओर उपस्थित हो और उसके साथ मापन की क्या हो, इकाई लगी हो, और उसके साथ क्या हो, मापन की इकाई लगी हो। ठीक है, इकाई लगी हो तो क्या होगा, वह शून्य सार्थक अंक होंगे। मिलीलीटर ये वॉल्यूम है कि नहीं है, तो यह वॉल्यूम की इकाई है। केजी द्रव्यमान की इकाई है। मीटर लेंथ की इकाई है, तो यह सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। 0.008765 मीटर कितना आ जाएगा, तो 3 इस प्रकार क्या हो जाते हैं, यानी कि 0.896, ठीक है, 0.896596 मीटर। तो यह 0 नहीं होंगे क्योंकि पहला नियम से तो हट गया, यह पूरा के पूरा क्या आ जाएंगे, 2 2 4 2 6, इसमें 6 गो सार्थक अंक कितना आ जाएंगे, 6 गो सार्थक अंक आ जाएंगे। तो छठा नियम बिल्कुल समझ गए, यदि शून्य गैर शून्य अंक के दाईं ओर उपस्थित हो और उसके साथ मापन की इकाई मिलीलीटर है कि नहीं है, उपस्थित हो तो शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक 4 6 10, इसमें 6। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, रूल नंबर 7 देखिए और उसके बाद 8 देखिए। ठीक है, इसको नोट कर लिए होइएगा। अब देखिए रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि अंक को 10 के घात के रूप में लिखा जाए, घात के रूप में लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाए तो घात सार्थक अंक नहीं होते हैं, घात सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, घात सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, यदि अंक को 10 के घात के रूप में लिखा जाए, क्या कह रहा है, यदि अंक को 10 के घात के रूप में लिखा जाए तो घात मीन्स पावर, ठीक है, तो घात सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, उदाहरण में, उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण प्रोटॉन का, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, चाहे द्रव्यमान क्यों न लगा हो, ठीक है, सार्थक अंक नहीं होते हैं। चाहे यहाँ पे लिखा जाए 10 के घात के रूप में लिखा जाए तो घात सार्थक अंक नहीं होंगे, घात सार्थक अंक नहीं होते हैं, होंगे चाहे द्रव्यमान क्यों न लगा हो, चाहे मापन की इकाई क्यों न लगी हो, मापन की इकाई क्यों न जुड़ी हो, क्यों न जुड़ी हो, ठीक है। मापन की इकाई जुड़ी भी होगी तब पर भी क्या होगी, यानी कि मापन की इकाई क्यों न जुड़ी हो, यानी कि मापन की इकाई जुड़ी भी रहेगी तब पर भी क्या होगा, यह घात कभी भी सिग्निफिकेंट अर्थात सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग क्या पढ़ते हैं 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें सार्थक अंक मैं पूछ रहा हूं तो यही दो हो गए होंगे। एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु आयन, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, मात्र और मात्र 4 होगा। यह पावर कभी भी घात कभी भी नहीं, चाहे क्यों ना क्या है मापन की इकाई क्यों न जुड़ी हो, ठीक है, तब पर भी घात तब पर भी घात सार्थक अंक नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, नहीं होते। बिल्कुल आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे। यानी कि मापन की इकाई भाई हम क्यों न दे दे तब पर भी क्या होगा, घात कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो 7वां नियम आप बिल्कुल तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला एक अंतिम नियम है, ठीक है। वस्तु की गिनती का जो सार्थक अंक होता है वह अनंत होता है, ठीक है। ये लिख लिए होइएगा, ठीक। अगला नियम लिखिए, वस्तु की गिनती का सार्थक अंक अनंत होता है, ठीक है। लिखिए अगला नियम, अंतिम नियम है, ठीक है, अंतिम लास्ट नियम है, वस्तु की गिनती का सार्थक अंक अनंत होता है। 8वां लिखिए, वस्तु की गिनती का सार्थक अंक अनंत होता है, सार्थक अंक अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। द काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज इंफिनिटी, या फिर यह कह सकते हैं द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द इंफिनिटी। यानी कि वस्तु का जो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर वह इंफिनिटी होगा। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या कह रहा है, 5 गेंद, इंफिनिटी इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। 5 व्यक्ति, यह भी इंफिनिटी होगा, ठीक है। 5 व्यक्ति कौन नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। 5 गेंद हो गया, ठीक। लिखिए 5 जूता, इंफिनिटी होगा। 2000 पेन, इंफिनिटी होंगे, क्या होंगे, इंफिनिटी। कह रहा है कि वस्तु की गिनती का सार्थक अंक अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 जूता है, ठीक है, 5 जूता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या होंगे पूरा समझ। पेन को कलम लिख दीजिएगा, कहिएगा सर जी को हिंदी में पढ़ाते हैं, को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कलम, ठीक है, इंफिनिटी अनंत, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लास आपको सबसे पहले बहुत बेहतर लगा होगा और आप मेहनत कीजिए। मैं यही कहता हूँ, मैं यही सजेशन दूंगा कि आप पढ़िए
ठीक है, जितना ज्यादा आप पढ़िएगा आपके परिवार के लिए उतना बेहतर, आपको सम्मान मिलेगा समाज में, आपको हर एक सभ्यता में क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्योंकि भाई लामार्क और डार्विन का कहना था, ठीक है, कि प्राकृतिक उसी को चुनती है जो अपने आप में सबसे मजबूत हो, न कि प्रकृति कमजोर को चुनती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मजबूत बनो, ताकि सब तरह आपकी क्या हो, वर्चस्व बना रहो, समाज से लेकर हर एक स्तरों पर आपका वर्चस्व बना रहो। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने भाई के बीच, ठीक है, सबके बीच शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।